राजस्थान के वर्तमान भूभाग को सबसे पहले राजस्थान नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? तो थोड़ी सी इसकी जीवनी के बारे में अपन बात करेंगे। ये मूलतः कहाँ का रहने वाला है? ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे भाई? स्कॉटलैंड के निवासी थे। उसके बाद बात आती है कि कर्नल टोड सर्वप्रथम भारत कब आया? कर्नल टोड पहली बार इंडिया कब आए थे? हाँ जी, 1798 में। ये पहली बार भारत कब आए थे? और जब पहली बार आए ना, तो उस समय ये सिपाही के पद पर नियुक्त होकर आए थे, एक सैनिक रंगरूट के पद पर। अभी जैसे आप सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग होगी आपकी, उसके बाद जैसे जैसे आपका सेवा काल आगे बढ़ेगा तो आपकी सेवा के साथ आपके प्रमोशन होंगे। सेकंड ग्रेड के बाद आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनोगे। स्कूल व्याख्याता में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद आप वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे प्रमोट हो जाओगे। वाइस प्रिंसिपल के पद पर काम करने के बाद आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे। और कम उम्र में अगर आपने ऐसा अचीवमेंट कर लिया तो रिटायरमेंट से पहले आप जिला शिक्षा अधिकारी या उससे भी ऊपर पद तक जा सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके सेवा काल पर, आपकी सेवा कार्यों पर। तो टोड जब आया तब बनकर के आया था, लेकिन जब गया तब पॉलिटिकल एजेंट के पद से गया था। आया तब क्या बन के आया था? फिर सिपाही के बाद इनका प्रमोशन होकर के ये बन गए क्लर्क। क्या बने? क्लर्क बन गए। बाबू के पद पर इनका प्रमोशन हो गया। और बाबू बनने के बाद इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में असम में चाय के बागानों में क्लर्क की नौकरी करने का अवसर मिला। फिर क्लर्क के बाद इनका प्रमोशन हो गया और ये बन गए इंस्पेक्टर। क्या बन गए? इंस्पेक्टर बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको दिल्ली के नहरी क्षेत्र में तैनात कर दिया। फिर कुछ समय तक दिल्ली के नहरी क्षेत्र में इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद इनका प्रमोशन हो गया और ये बन गए पॉलिटिकल एजेंट। क्या बन गए? और पीए बनकर यानी पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान आए। पीए बनकर सर्वप्रथम राजस्थान आगमन जवाब होगा 1818 ईस्वी में। ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर पहली बार राजस्थान कब आए थे? 1800। कहाँ आए? मेवाड़ रियासत। कहाँ आए थे भाई? याद रखें, जिस समय ये 1818 में आए थे उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा भीम सिंह। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह। और जिस समय टोड का राजस्थान आगमन हुआ उस समय यहाँ के राजा जो थे वो अंग्रेजों से साइक संधियां करने में बिजी थे। यानी उस समय राजस्थान में साइक संधियों का दौर चल रहा था। टोड के आने के टाइम पर यहाँ क्या चल रहा था? आप देखते हैं टीवी पर एक ऐड आता है, एक तरफ पाक रेंजर्स का जवान है, एक तरफ बीएसएफ का जवान है, और आपके यहाँ क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फौग चल रहा है। आता है ना? वैसे ही जिस समय टोड आया उस समय यहाँ किसका दौर चल रहा था? अब ये साइक संधियां किनके बीच हुई? देसी राजाओं और अंग्रेजों के बीच। क्यों हुई? मराठों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। यहाँ के जो स्थानीय देसी राजा थे
वो मराठों की चोट वसूली से त्रस्त थे। किससे परेशान थे? मराठी यहाँ पर आक्रमण करते और राज्य की आय का चौथा हिस्सा लेकर के चले जाते, राज्य की आय का चौथा हिस्से की मांग करते, जिसे क्या कहते थे? चौथ। तो यहाँ के राजा उस चौथ वसूली से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि की कि आप हमें मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कीजिए, हम हमारी आय का एक निश्चित हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देंगे। यानी अंग्रेज वास्तव में भारत आए नहीं थे, और अंग्रेज है ना, वो राजस्थान में भी अपने आप नहीं आए, उनको बुलाया आप लोगों ने। और हम पढ़ते आए ना कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो ये हमें गलत ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत वास्तव में अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे कह सकते हो? मान लो आपके घर में कोई नेपाली खाना बनाने का काम करता हो, कोई नेपाली है या कोई गोरखा है, वो आपके घर में किसका काम करता है? अब वास्तव में वो डोगरी भाषा या अपनी नेपाली जो वहां की स्थानीय भाषा जानता है, वो राजस्थानी जानता है क्या? लेकिन वो लगातार आपके पास काम करेगा तो उसे मालिक की भाषा बोलनी पड़ेगी, उसे मालिक की भाषा बोलनी ही पड़ेगी, यानी वो भी क्या बोलने लग जाएगा? राजस्थानी। अगर हम वास्तव में अंग्रेजों के गुलाम होते तो हर भारतीय को अंग्रेजी आनी चाहिए थी, क्योंकि अंग्रेज तो क्या बोलते हैं। तो क्या मालिक की भाषा हमें आनी चाहिए कि नहीं? क्या सारे भारतीयों को आती थी क्या? आज ही नहीं आती, उस जमाने में तो बहुत कम लोगों को आती थी। इसका मतलब वास्तव में हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। गुलाम तो साउथ अफ्रीका हुआ था अंग्रेजों का, जो आज भी अंग्रेजी बोल रहा है। गुलाम तो ऑस्ट्रेलिया था अंग्रेजों का, आज भी अंग्रेजी बोल रहा है। गुलाम तो यूएसए था यूरोप का, जो आज भी अंग्रेजी बोल रहा है। हम वास्तव में गुलाम नहीं रहे, हमें फालतू में गलत बढ़ाया जा रहा है। तो देखो ये कब आया था? यह 1818 में। उस समय यहाँ अंग्रेजों से के साथ सहायक संधियों का दौर है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा भीम सिंह अंग्रेजों से सहायक संधि करने के लिए तैयार नहीं था, वो नहीं चाहता था अंग्रेजों से सहायक संधि करना, लेकिन टोड के बार बार समझाने के बाद ऐसा कहा जाता कि कर्नल टोड ने ही महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से सहायक संधि के लिए राजी किया था। इसको कई बार घुमाकर पूछ लेते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से सहायक संधि के लिए तैयार किया गया, तो वो कौन था? कर्नल जेम्स। जब बार बार ये आपस में बैठे, मुलाकातें हुई, तो इनमें दोस्ती बढ़ गई, ये आपस में क्या हो गए? गहरे दोस्त बन गए। और खुश होकर के महाराणा प्रताप ने इस जेम्स टोड को एक घोड़ा भेंट किया। उस घोड़े का नाम था अलबुर्ज। महाराणा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड को क्या भेंट किया? एक, उस घोड़े का नाम क्या था? तो मान लो प्रश्न आ जाए कि कर्नल टोड के घोड़े का नाम क्या था? क्या नाम था भाई? और ये किसके द्वारा भेंट किया गया था उसे? महाराणा। अब ये 1818 से 1822 तक राजस्थान रुके और 1822 में स्वास्थ्य कारणों से पद से त्याग पत्र देकर वापस इंग्लैंड चले गए। यानी वापस इंग्लैंड कब लौटे? कब से कब तक राजस्थान रहे? इस दौरान मेवाड़ के अलावा और कौन सी रियासत में इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम किया? हाँ जी। और यहाँ रहने के दौरान ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ये एक आदमी से पहले से, यहाँ आने से पहले प्रभावित था। राजस्थान तो पीए बनकर कब आया है? जबकि वास्तव में कर्नल टोड ने पहली जो राजस्थान यात्रा है वो 1806 में ही कर ली थी। मान लो प्रश्न आ जाए कि टोड पहली बार राजस्थान कब आया, तो 1818 नहीं होगा आंसर। क्या होगा? 1800। और अपनी एक निजी पारिवारिक यात्रा पर वो 1806 में यहाँ राजस्थान। ये 1818 जवाब चाहिए तो अगला क्या लिखेगा आपको कि पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान कब आए थे, तब जवाब क्या होगा? जबकि पहली बार राजस्थान कब आया? कहाँ आया था? मांडलगढ़। ये मांडलगढ़ पड़ता कहाँ है भाई? उस समय ये भी कौन सी रियासत में था?
इसका मतलब चाहे यात्रा पर आओ, चाहे पॉलिटिकल एजेंट बनकर आओ, आया कौन सी रियासत में है ये? हाँ जी। अब यहाँ यात्रा पर ये मांडलगढ़ ही क्यों आया था? तो मांडलगढ़ में एक जैन संत रहते थे। जैन संत को कहते हैं यति। जैन संत को क्या कहा जाता है? और उस जैन संत का नाम था ज्ञानचंद्र। क्या नाम था भाई? ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। कर्नल टोड पर भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? इसलिए कर्नल टोड इनको अपना गुरु मानते थे, यानी ज्ञानचंद्र को टोड का भारतीय गुरु कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्नल टोड के भारतीय गुरु कौन थे? कौन थे भाई? और ज्ञानचंद्र थे क्या? एक संबंध कहां से था? इन्हीं के पास ये पहली बार 1806 में आए थे। इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी किनका था? और जब ये गुरुजी के पास जाता, भाई गुरु ही तो है ना, तब ये ज्ञानचंद्र राजस्थान के इतिहास की बढ़ चढ़कर बढ़ाई टोड के सामने करता कि हमारे ऐसे राजा हुए, हमारे ऐसे ऐसे सूरवीर हुए, ऐसे दानदाता हुए। तो टोड को जब बार बार कहा जाए, जैसे मैं ये कहूं खाटू श्याम जी में जो जाता खाली हाथ नहीं आता, रोज क्लास में ये कहूं तो आप में से कोई दूर से भी है, कभी जाना हुआ कि नहीं हुआ, तो सोचेगा यार जयपुरी तो है, थोड़ा सा 100 किलोमीटर की तो बात है, देख चल के आते हैं खाटू में, क्या है, क्या बता खाटू जाने से मेरी नौकरी लग जाए। मैं कहूंगा कि वहां जो जाता है मांगता है वो पूरा मिलता है, बार बार कहूं तो आपको लगेगा यार सही बात होगी ये तो आपकी रुचि किसमें आ जाएगी? खाटू श्याम जी में। तो टोड के सामने बार बार किसका इतिहास दोहराया गया, किसकी बढ़ाई की गई? तो टोड की रुचि किसमें आई? यानी कर्नल टोड किससे प्रभावित होकर राजस्थान के इतिहास में रुचि लेने लगे हैं? अब राजस्थान के इतिहास में रुचि जब जागृत हो ही गई तो इसने तत्कालीन वाइसराय से कुछ CL-PL लेकर के कुछ जुगाड़ बिठा करके कहा कि साहब मैं राजस्थान इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए राज्य भर का भ्रमण करना चाहता हूं, मुझे राजस्थान में भ्रमण की अनुमति दी जाए। तब तत्कालीन वाइसराय ने इनको क्या कहा कि भाई चल घूम ले, और ये अपना घोड़ा लेकर क्या कर राजस्थान यात्रा पर निकल गया। इन्होंने राज्य भर की यात्रा की, किस लिए? इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु। राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित करने हेतु इन्होंने क्या किया? राज्य भ्रमण की यात्रा या भ्रमण किया। किससे किया भाई? घोड़े से। कौन से घोड़े से? तब ग्रामीण समुदाय में ये टोड किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? घोड़े वाले बाबा। तो घोड़े वाले बाबा किनको कहा गया है? कर्नल जेम्स से। जैसे किरोड़ी लाल जी को बाबा कहते हो ना आप, तो ये अंग्रेजों के टाइम के बाबा थे, घोड़े वाले बाबा। किनको कहा गया है? इन्होंने लगभग राजस्थान के अधिकांश भागों का भ्रमण किया, लेकिन एक जगह चूक गया, ये एक जगह नहीं जा पाया, और वो जगह थी बाड़मेर। यानी बाड़मेर को छोड़कर टोड ने संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था। कौन सी जगह नहीं जा पाया? अब बाड़मेर पहुंचने से पहले लू के थपेड़ों में इतना बीमार हुआ कि वापस लौटना पड़ा, पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा, और देखिए मरने वाले हैं, क्यों ना घर चले, इंग्लैंड भी लौट गया। ठीक है, तो कहां नहीं जा पाया था याद रखना। किससे यात्रा की थी? कौन से घोड़े से? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? क्यों घूम रहा था ये? अब बात आती है कि इन्होंने इतिहास की जानकारी है ना, वो कौन से स्रोतों से प्राप्त की? तो इन्होंने मुख्यतः 3 स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त की। एक तो किनका अध्ययन किया? एक चारण साहित्य, और एक, अब पहले इनकी बात कर लें। क्या आवाज कम करने के लिए आया होगा? बहुत बड़ी है।
क्या बात है, बात कहने वाले ने भी सही कही है। लंबा चौड़ा दस्तावेजी पत्र आया है। कहा है कि सर आपने कहा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था और हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, तो गांधी, बोस, भगत सिंह किसके लिए लड़े, है ना। और रही बात अंग्रेजी बोलने की, तो उस समय राजतंत्र था और लगभग सभी राजा अंग्रेजी शिक्षा लेने लग गए थे, और जब राजा ने ही अपने हथियार डाल दिए तो वह क्षेत्र गुलाम ही माना। तो वास्तव में जनता गुलाम नहीं थी, आपने खुद ने स्वीकार किया है, यहाँ के राजा उनके गुलाम थे, जनता गुलाम नहीं थी। कौन गुलाम थे? यहाँ के राजा गुलाम थे। आज भी है ना, आज भी आप बात करें तो आप मानो चाहे मत मानो, आने वाले 10 साल के बाद आप आर्थिक रूप से गुलाम होने वाले हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता, आपको कोई नहीं बचा सकता। 10 साल में आप गुलाम हो जाओगे। आपके खेत में भी आपको किसी से पूछ कर ये बोना पड़ेगा कि मैं बाजरा बोऊं कि गेहूं बोऊं, ये रुक जाओ, ये दौर भी आने वाला है। और वो गुलामी आप मांग कर नहीं लोगे, ये सरकारें थोपेंगी आपके ऊपर। उस समय की अंग्रेजी गुलामी भी राजाओं ने आपके ऊपर थोपी थी, जनता कभी गुलाम है नहीं रही। ठीक है। अब जब इतिहास पढ़ोगे, विभिन्न ग्रंथ पढ़ोगे, तो विरोधाभास आएगा। हिस्ट्री में है ही झगड़ा, किसी ने क्या लिख दिया, किसी ने क्या लिख दिया। रामायण में भी कई रामायण ऐसी, तमिल रामायण, मलयालम, तमिल में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में, और उनमें भी विरोधाभास नजर आता है। आप रामायण में पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का क्या किया, हरण किया। क्यों किया हरण? क्या बात है, ये किसी का गुलाम थोड़ी है। बोले सर मजा नहीं आ रहा है ना। हाँ भाई, जो नया लड़का है वो जोश के साथ पढ़ाएगा, वो मजा बूढ़े आदमी के पढ़ाने में कहाँ आना है ना। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको मजा आए कि नहीं आए, लेकिन परीक्षा देने के बाद जरूर मजा आएगा। मैं क्षणिक मजे में विश्वास नहीं करता, आज आपको आनंद आए या नहीं आए, लेकिन परीक्षा देकर के हॉल से बाहर निकले तब मजा आना चाहिए। और मेरा ध्येय यही है, आज क्लास में मजा आपको आए या नहीं आए, कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। और रही बात ये कि आज सोमवार का दिन है, आज मजा नहीं आ रहा, कल आएगा। आज क्यों नहीं आ रहा, इसका कारण बता दूं मैं आपको। क्योंकि मैं घर से आया हूं, सुबह 6 बजे क्लास थी, तो इसका मतलब मैं 2 बजे उठकर आया हूं, ठीक है ना। और 2 बजे उठकर आया हुआ आदमी और फिर 6 बजे से कंटिन्यू अब तक क्लास ले रहा है, तो थोड़ी थकान तो होगी ना। और दूसरी बात कि कल मेरा सानिध्य किसी और के साथ था, अब मैं आजाद हूं, तो कल कुछ अलग बात होगी ना। अब तो समझ गया होगा, काल कौन हो सके देखिए। लेकिन आज मैं अकेले हूं, है ना। हाँ, ये बात आगे करेंगे अपन। देखिए किन किन स्रोतों से जानकारी जुटाई हुई, शिलालेखों से हो रहे हैं। देखो, राजस्थान के साहित्य की प्राचीनतम भाषा है वो मरु भाषा है। कौन सी? और उसी मरु भाषा से वर्तमान राजस्थान की बोलियों का, इनका उद्भव। और उस मरु भाषा जो साहित्यिक भाषा थी, उसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, डिंगल और, पढ़ा होगा आपने। पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में डिंगल के रचनाकार मुख्यतः कौन थे? और पिंगल के भाट। पूर्वी राजस्थान का साहित्य पिंगल, रचनाकार कौन है? पश्चिमी राजस्थान का साहित्य डिंगल, रचनाकार कौन है? अब ये जो रचनाकार, चाहे पूर्वी राजस्थान के भाट हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान के
किनके यहाँ रह करके नौकरी करके लिख रहे थे, तो क्या वो राजाओं के विरुद्ध लिखेंगे क्या? और शिलालेख कौन लिखवाता था? आज गवर्नमेंट है भजनलाल की, कहीं पर कोई उद्घाटन होगा तो वहां शिलालेख लिखा जाएगा, पट्टी का फलां चीज का उद्घाटन इनके कर कमलों से, वही तो शिलालेख है। पहले राजा महाराजा भी तो ये लिखाते थे। तो राजा महाराजा क्यों अपनी बुराई लिखाएंगे भाई? इनमें भी केवल किनका उल्लेख? अच्छाइयों का। इनमें भी किनका उल्लेख? तो टोड को शक हो गया कि यार ये तो नहीं हो सकता। अगर इतने ही अच्छे राजा हैं तो आज हमें यहां मौका क्यों मिल रहा है? या यूं कहें कि फिर ये तो देवता हैं, ये जनता इनसे त्रस्त क्यों है? तो उसने सोचा कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। तो उसने सोचा गड़बड़ की जानकारी कहां से मिले? तो जहां भी गया ना वहां के लोगों से पूछे, यार बता दो, मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, बता ना यार। तब कोई ना कोई मिल ही जाता। देख भाईला मैं बता दो देशू, लेकिन मेरो नाम चोड़े नहीं आणू। तो भाई उन लोगों ने भी कुछ जानकारियां दी। तीसरा स्रोत वही स्थानीय लोगों से वार्तालाप। तो इन तीन स्रोतों से है ना टोड ने क्या किया? राजस्थान के इतिहास की जानकारी एकत्रित की। किन किन स्रोतों से? शिलालेखों से, चारण साहित्य से और स्थानीय लोगों से वार्तालाप के द्वारा। ये जहां भी जाते शिलालेख का अध्ययन करते। बड़े शिलालेखों में जो उत्कीर्ण था या तो फोटो ले लेना या उनकी कार्बन कॉपी बना लेना या उनको उतार लेना। और कुछ छोटे शिलालेख जो इनके उस समय समझ में नहीं आए तो वो अपने घोड़े पर लाद कर अपने साथ भी ले आए थे। उन्हीं में से एक शिलालेख था मानमुरी का शिलालेख, जिसके बारे में पढ़ा होगा कि समुद्र में जाते समय झुंझलाहट में समुद्र में फेंक गए थे वो इंग्लैंड लौटते समय, क्योंकि ये प्रयास कर रहा था, इसके समझ में नहीं आ रहा था। जब पानी के जहाज से इंग्लैंड लौट रहा था तो महीने भर लग जाते हैं उसमें। तो एकांत में ये बार बार उसको पढ़ने का प्रयास करता रहा, समझ में नहीं आया तो आखिर में कि दल्ड में पढ़, दल्ड में नहीं समझ में आ रहे तो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। कौन से शिलालेख को? तो कुछ जानकारी और कुछ इन तीनों स्रोतों से जो जानकारी मिली ना, इसी के आधार पर इन्होंने समग्र राजस्थान के इतिहास पर पहली पुस्तक लिखी। और पुस्तक का नाम अभी पढ़ा था आपने, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये समग्र राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई पहली किताब है। याद रखना, विश्व इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है स्टोरी का। कौन सी? और उसके रचनाकार थे हेरोडोट्स। कौन थे? इसलिए विश्व इतिहास का जनक किसको कहते हैं? भारत में इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक है जय संहिता। भारत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? याद रखना, जय संहिता महाभारत का ही शुरुआती नाम है। महाभारत को प्रारंभ में क्या कहा गया है? फिर उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी तो नाम जय संहिता से बन गया भारत। और जब श्लोक बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गए, 1 लाख हो गए, तो क्या कहा गया? महाभारत। जय संहिता के लेखक कौन थे? वेद। इसका मतलब भारत के इतिहास का जनक कौन है? और राजस्थान के इतिहास पर पहली किताब कौन सी है? उसका लेखक कौन है? इसका मतलब राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? विश्व इतिहास का जनक तो हेरोडोट्स। भारत के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का जनक। अब आप सोचोगे कि क्या टोड से पहले सर ये चारण फोकट का ही खाते थे क्या? ये भाट फोकट का ही खाते थे क्या? ना, इन्होंने भी इतिहास लिखा है, लेकिन इन्होंने अलग अलग रियासत का, सीमित क्षेत्र का इतिहास। सीधी सी बात, अपनी राजस्थानी में कहावत है, जिसकी खाए बाजरी उसकी पकाए। तो ये जिस राजा की रियासत में, जिस दरबार में रहते, उसके और उसके संबंधियों के अलावा और किसका जिक्र करते? तो पूरे राजस्थान का नहीं, अलग अलग रियासतों का इतिहास था। टोड ने सभी रियासतों के इतिहास को
समग्र रूप प्रदान किया है, संपूर्ण राजस्थान के लिए समग्र इतिहास लिखा है। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है कि जो ये पुस्तक है ना इनकी, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, इसका प्रकाशन कब हुआ? 20 जून 1829। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, कहां से? तो पता है 22 में वापस इंग्लैंड लौट गया। ये कब निकली है भाई? लंदन से। कहां से भाई? फिर बात आती, इस पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? लेखक तो कौन है इसका? प्रकाशक थे इसके सर विलियम क्रुक। इस पुस्तक का प्रकाशक कौन था भाई? सर विलियम क्रुक। और इसी पुस्तक के लेखन के कारण टोड को क्या कहा गया? राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता। इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में? इसका पहला भाग 1829 में और इसका दूसरा भाग 1832 में। पहला भाग तो कब है और दूसरा भाग कब है? इसी पुस्तक का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो दूसरा नाम क्या था इस पुस्तक का? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। ये पुस्तक किसको समर्पित की गई थी? तो पता है आपको किसके प्रभाव से लिखी गई थी है? तो यानी किसको समर्पित की गई? यति ज्ञानचंद। क्लियर। अब ये पुस्तक थी ना, इसमें राजस्थान के वर्तमान भूभाग के लिए कितने नामों का प्रयोग हुआ है? कितने नामों का भाई? वो 3 नाम कौन कौन से? एक तो, दूसरा और तीसरा राजस्थान। यानी टोड ने इस पुस्तक में राजस्थान के वर्तमान भूभाग को किन किन नामों से संबोधित किया भाई? राजस्थान, रजवाड़ा और। राजस्थान तो क्यों कहा? उस समय जो हिसाब की भैया थी, यानी प्राचीन जो हिसाब की भैया राजस्थान में, उन हिसाब की भैयों में राजस्थान में राजा के निवास स्थान को राजस्थान नाम से संबोधित किया गया। इन हिसाब के भैयों में राजा के निवास स्थान को क्या कहकर? चारण साहित्य में भी राजा के निवास स्थान को क्या कहकर संबोधित किया गया है? और स्थानीय बोलचाल की भाषा में भी राजा के निवास स्थान को क्या कहते थे? इसलिए राजाओं की इस भूमि को टोड ने क्या कह दिया? अधिकांश राजा राजपूत थे, ज्यादातर राजा क्या थे? इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा? और राजस्थान का मतलब ही क्या है? लो जी लो, दे दो मंदिर देखे है। माइक की आवाज कम कर देना बेटा उधर से थोड़ी सी। किसी को ज्यादा लगती है, किसी को। अब सही है क्या? ठीक हो। तो कौन कौन से नामों का प्रयोग हुआ है? राजस्थान, रजवाड़ा और। राजस्थान क्यों कहा पता है? रजवाड़ा क्यों कहा पता है? राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है राजाओं का? अब आप सोचोगे कि ये राजस्थान और रजवाड़ा नामों का प्रयोग सबसे पहले टोड ने किया है, तो वो गलत होगा, क्योंकि टोड ने राजस्थान के इतिहास की जानकारी या तो शिलालेखों से ली है, या चारण साहित्य से ली है, या कहां से? स्थानीय लोगों से। ये जो दोनों नाम है ना, इन दोनों नामों का प्राचीनतम उल्लेख चारण साहित्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाँ जी। तो मान लो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान और रजवाड़ा नामों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपका जवाब क्या होगा?
क्लियर। अब उसके बाद बात आती कि टोड की मृत्यु कब हुई। 1800 कब हुई। मृत्यु के समय इनकी धर्मपत्नी कौन थी। आप कहोगे कि सर ये कौन सा पर्सन हुआ। तो भाई अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, एक से ज्यादा शादियां होती इनकी, है ना। अपने भारत की तरह नहीं है कि 7 जन्मों का बंधन बनता है। वहां बंधन 2 साल 4 साल 6 साल 5 साल का भी हो सकता है। इनकी तीसरी शादी थी। कौन सी। और धर्मपत्नी का नाम था कल्टरबक जूलिया। क्या नाम था। जब टोड की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जूलिया को जब टोड की याद आई तो वह उसके सामान को, अरे यार, तो वह उसके सामान को क्या करने लगी। देखो मान लो किसी का पति शहीद हो जाए देश के लिए, तो वो उस तस्वीर को गले से लगाकर उसका दीदार करती है कि नहीं करती है ना। तो टोड की पत्नी को भी जब याद आई तो उसके सामान में ही तो वो कुछ ढूंढेगी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं थोड़ा टाइम पास, या टोड की याद है जो उसके विरह हो रहा है उसमें कुछ मुझे रिलीफ है। तो ऐसा कहते हैं जब वो उसके सामान को इधर उधर कर रही थी उसी दौरान धर्म पत्नी कल्टरबक जूलिया को टोड की एक यात्रा डायरी मिली। क्या मिली। वो यात्रा डायरी जो इसने कब लिखी थी। राजस्थान भ्रमण के समय। और उसी यात्रा डायरी के आधार पर टोड की धर्मपत्नी जूलिया ने 1839 में इनकी दूसरी पुस्तक जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इनकी दूसरी किताब का नाम क्या था भाई। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न, जो कब प्रकाशित हुई। मृत्यु के बाद। किसने प्रकाशित करवाई। इनकी धर्मपत्नी कल्टरबक। ये किस पर आधारित थी। कर्नल टोड की यात्रा, यानी इसमें टोड ने उन सभी जगह का उल्लेख किया है जहां वो गया था। तो क्या राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख है क्या इसमें। देखो पहली किताब में राजस्थान के इतिहास का उल्लेख था और इसमें किसका उल्लेख है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई। और ये पुस्तक है ना, ये किसको समर्पित की गई है। विलियम हंटर को। पहली किताब किसको समर्पित थी और ये किसको समर्पित है। उसके प्रकाशक कौन थे। सर विलियम है। इसका प्रकाशक कौन है। जूलिया। ये किस पर आधारित थी। इसमें किसका उल्लेख और उसमें किसका उल्लेख है। राजस्थान के इतिहास। अब भी मजा नहीं आएगा। नहीं कुन्या मंदान है। अभी टाइम क्या हुआ है। 3:45 हो गए। अरे वेरी गुड वेरी गुड। सर क्या सूचना आई थी मैनेजमेंट से। बताओ। दिमाग में कीड़ा है। सूचना ये आई थी कि आपसे मिलने कलाम कोचिंग के फाउंडर मार्गदर्शक राजेश सिंह आएंगे 4 बजे के बाद। बस आपसे बातचीत करने आएंगे जी। आपसे मिलने आ रहे हैं। मिले हो गए पहले। आज मिल लेना। आप लिखिए। अरे वो आए तब तक आप लिख करके रेडी रहें ताकि अपना काम अधूरा ना रहे। लिख लो आप इसमें। अरे आवाज नहीं यार भाई।
लिखो कर्नल टोड मूलतः, शुरू करूंगा उससे पहले रुकोगे नहीं आप। कर्नल टोड मूलतः स्कॉटलैंड, या आप उसे वेल्स भी कह सकते हो, स्कॉटलैंड या वेल्स के निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड मूलतः स्कॉटलैंड या वेल्स के निवासी थे। शॉर्ट में लिखते जाओ। टोड का सर्वप्रथम भारत आगमन, पहली लाइन तो लिखनी है, मूल रूप से कहां के रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। उसके बाद लिखें टोड का सर्वप्रथम भारत आगमन, बराबर लिख लेना 1798 ईस्वी में। टोड का सर्वप्रथम भारत आगमन क्या लिखोगे भाई? कौन से पद पर? तो आगे सिपाही के पद पर लिख लेना, सिपाही के पद पर नियुक्त होकर, या सिपाही लिख लोगे तो भी याद रह जाएगा। फिर लिखें टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा, टोड की प्रथम राजस्थान यात्रा। जी धीरे धीरे ही चल रहे हो, आगे अभी आएंगे। ठीक, चलो भैया आगे लिखेंगे, सर आ चुके हैं ना।